Caste Initiative. My name is Swaraj, and today we are going to discuss the topics which were in news on 17th of June. So without wasting time, we will start. So 10th schedule of Indian Constitution basically was in news. ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गोवा असेंबली स्पीकर to respond to a plea filed by the opposition Congress party to decide on the disqualification proceedings against 10 legislators who joined the ruling BJP in July last year. Basically last year क्या हो गया था, कांग्रेस के 10 लोगों ने 10 MLAs ने पार्टी मर्ज कर दिया था बीजेपी के साथ, और उनके जो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि ये डिसक्वालिफिकेशन है अंडर 10th शेड्यूल. सो बेसिकली ये जो है वो तुम्हारा स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हो, स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है. तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. अभी 1 साल के ऊपर हो गया इस केस को, फिर भी अभी तक कुछ फैसला नहीं आया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक क्या दो रूलिंग दे दो कि वेदर दे आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट. तो लेट्स सी व्हाट इज 10th शेड्यूल. सो इट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ. बेसिकली it has been inserted by 52nd Constitutional Amendment Act 1985. It lays down the process by which legislature may be disqualified on the grounds of defection by the presiding officer of a legislature. Defection मतलब क्या? To change a party, to change a political party. ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिफेक्शन, या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. तो ये अलाउड नहीं होता है. बेसिकली इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं लोग, पार्टी चेंज कर देते हैं. अगर आप पार्टी चेंज कर देते हो तो आपकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. द डिसीजन ऑन दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन और स्पीकर. ठीक है, और ये जो लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली. मतलब MPs के लिए भी सेम है एंड MLAs के लिए भी सेम है. अब डिस्क्वालिफिकेशन कौन से ग्राउंड्स पे हो सकते हैं? इफ़ अ मेंबर of a house belonging to a political party voluntarily gives up membership of his political party. मतलब अगर आप कांग्रेस के मतलब टिकट के ऊपर आप इलेक्शन जीतते हो, MLA बनते हो, एंड आप इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी में चले जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो MLA की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी. ठीक है. सेकंड क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर. मतलब आपकी जो पार्टी ने बोला है उसके कॉन्ट्ररी आप वोट करते हो तो वो टाइम पे आपकी सीट डिस्क्वालीफाई हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस कि 15 दिन के अंदर उनको माफ़ किया नहीं है. इफ़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो टाइम पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है. इफ़ ए नॉमिनेटेड मेंबर्स जॉइन्स अ पार्टी आफ्टर 6 months, तो वो टाइम पे होता है. मतलब बिफोर 6 month नॉमिनेटेड मेंबर कैन जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, बट आफ्टर 6 month ही कैन नॉट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. एंड इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू सर्टन कम्युनिटीज़ वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो येस, ये जो रूलिंग है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. बेसिकली ये तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने बोला था 50% OBC रिजर्वेशन चाहिए था उनको ऑल इंडिया नीट सीट्स में. बेसिकली देखना 27% सीट होता है पूरे इंडिया में, बट तमिलनाडु में देखना वो एक एक्सेप्शनल स्टेट है जहाँ पे OBC को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है. बट अभी जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेंट्रल का जो कोटा है उसमें भी वो लोग सेंट्रल के कोटे में 50% OBC रिजर्वेशन मांग रहे थे, बट एक्चुअल में सेंटर ने उनको 27% दिया. तो ये उसके ऊपर उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, बोला कि इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है तमिलनाडु में वो डाला था अंडर आर्टिकल 32. They accused the center of violating the right of the people of Tamil Nadu to have fair education by not implementing the 50% quota of backward class and most backward classes for the all India quota seats in medical and dental science courses. ठीक है. तो वहाँ पे देखना 69% रिजर्वेशन है अगर देखा गया तो. बाकी स्टेट्स में जो है ना वो 27 + 22.5 मतलब 49.5, मतलब आपका 27% OBC के लिए होता है एंड 22.5% SC ST के लिए होता है. तो यहाँ वहाँ पे 50% है किसको, OBC को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को. ठीक है.
देन कुछ एक एक्ट देखते हैं उधर का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट एक्ट 1993 टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। देखा, तमिलनाडु में 50% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इन ऑल इंडिया कोटास इन अंडर ग्रेजुएट्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स मेडिकल कोर्सेज इन तमिलनाडु। And February 2020 में Supreme Court ruled that there is no fundamental right to claim reservation in public jobs and no court can order a state government to provide reservation। ठीक है, सो रिजर्वेशन जो है तुम्हारे पब्लिक जॉब्स में इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, अगर स्टेट चाहती तो उसको हटा सकती है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसके, तो वो देखते हैं संविधान में क्या लिखा है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, it does not prevent states from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe। मतलब स्टेट जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। मतलब यहाँ पे अनइक्वल्स विल बी ट्रीटेड अनइक्वल्स। ठीक है, तो मतलब जो बैकवर्ड क्लास होगा उनके लिए देखना रिजर्वेशंस है, तो वो उधर का प्रोविजन है। देन आर्टिकल 16/4 उसमें दिखा है स्टेट इट शॉल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो इसलिए देखना हमारे पास रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में भी, तो यहाँ पे भी वो एडवांसमेंट के लिए हो सकता है, स्टेट उनको दे सकता है इफ दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली या एडिक्वेटली। Then Article 16 subsection 4A allows reservation of SC and STs in promotions as long as the government believes that they are not adequately represented in government service। तो reservation in promotions भी है, याद रखना। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वानी केस में बोला था that the upper limit for the combined reservation quota should not exceed 50%। ठीक है, बट तमिलनाडु में देखना 60% है, तो वो एक्सेप्शन है। In 2019 the 103rd Constitutional Amendment Act was passed, empowering both center and states to provide 10% reservation to the economic weaker sections category of society in government jobs and education institution। तो ये लेटेस्ट में डेवलपमेंट हुआ था 19 में, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया था। Then let's see what is writ jurisdiction। Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 can issue 5 types of writs। तो 5 टाइप ऑफ रिट कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरियरी एंड क्वो वारंटो। द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन ऑल्सो एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दिस रिट्स। ठीक है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू गिव द अदर कोर्ट दिस पावर, बट एक्चुअल में ऐसा लॉ अभी तक बना नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट कब इशू करती है? ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बट हाई कोर्ट जो है इट इशूज रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स। देन नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट वॉज इन न्यूज बिकॉज इट हैज एक्सप्रेस्ड serious concern about Iran's failure to cooperate with its probe into undeclared nuclear material in the country। बेसिकली IAEA ने, उनके कुछ इंस्पेक्टर्स थे, उनको साइट्स विजिट करनी थी, बट ईरान ने परमिशन नहीं दिया था, तो इसके ऊपर से ये न्यूज़ में था। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 1957 विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। ये रिपोर्ट करती है दोनों को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल को। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन वियना, ऑस्ट्रिया। इसके जो फंक्शंस हैं, इट वर्क्स विद द मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड टू inhibit its use for any military purpose including nuclear weapons। Then 17th June was celebrated as World Day to combat desertification and drought। तो ये साल का थीम था food, feed, fiber, the links between consumption and land। This day was decided because in 1995 after this day United Nations Convention to combat desertification was drafted।
सो व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन मतलब जो तुम्हारा कल्टिवेबल लैंड को डिग्रेड हो जाता है उसको आप डेजर्टिफिकेशन बोलते हो, ठीक है, याद रखना। डेजर्टिफिकेशन इज दैट लैंड विच इज़ कल्टिवेबल बट कुछ कारण की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डेजर्ट के एरिया में आ जाती है। सो डेजर्टिफिकेशन इज अ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज. It is caused primarily by human activities and climatic variations. Desertification does not refer to the expansion of existing desert, ठीक है, existing desert का expansion नहीं होगा, but creating of new desert यहाँ पे आ जाता है। So देखना, इसके ऊपर एक कन्वेंशन है 1994 में अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. It is a single legally binding international agreement. It is directly coming from the recommendation given ड्यूरिंग रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21. ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में. टू हेल्प पब्लिसाइज द कन्वेंशन, ये कन्वेंशन के बारे में पब्लिसिटी देने के लिए 2006 वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन. याद रखना 2006 ये जो साल है, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन. और इंडिया में इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट या इसकी जो नोडल एजेंसी है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड जो है, इट इज़ इन 9 स्टेट, दैट इज़ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना. एंड जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है अंडर डेजर्टिफिकेशन, इट इज़ जैसलमेर, लाहौल एंड स्पीति एंड कारगिल. तो रीजन्स क्या है डेजर्टिफिकेशन के इंडिया में? इट इज़ वाटर इरोजन, इट इज़ अ मेजर रीजन, देन विंड इरोजन, ह्यूमन मेड वेजिटेशन, salinity and others. So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.